एक ऐसी बूटी जिसे आज से करीब 118 साल पहले दिल्ली के एक छोटे से दवाखाने में बनाया गया था। लेकिन सिर्फ रिश्तों के रूप नहीं बदलते, दवाओं के भी बदलते हैं। दवा बन गई शरबत, एक ऐसा शरबत जिसके मुरीद भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ हैं। कहते हैं तपती गर्मियों में तबीयत खुश कर देने वाले इस शरबत को लड़के इंजन में डाल देते थे ताकि गाड़ी ओवरहीट ना हो जाए। क्या है दवा से शरबत बनी इस लाल पानी की कहानी, और कैसे बंटवारे ने इस कंपनी को नुकसान नहीं बल्कि ज़बरदस्त फ़ायदा पहुंचाया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मस्तूरा क्लासेस की एनी मैजिक सीरीज़ में। इसमें आज एक मीठी सी कहानी दिलों में ताजगी का एहसास कराने वाले रुआ अफ़ज़ा की। साल 1907 की गर्मियों के दिन थे। उन दिनों दिल्ली में भीषण लू चल रही थी। कमीज निचोड़ दो तो आधा लीटर पानी निकल जाए, ऐसी गर्मी। आम लोग परेशान थे। नतीजतन डिहाइड्रेशन, उल्टी, डायरिया जैसी तमाम समस्याओं से लोग जूझ रहे थे। लोग वैद्य हकीमों के चक्कर काट रहे थे। दिल्ली के लाल कुआं बाजार में एक छोटा सा दवाखाना था, हमदर्द दवाखाना। यहाँ यूनानी हकीम बैठते थे। नाम था हफीज़ अब्दुल मजीद। लोग उनके पास शिकायतें लेकर पहुँच रहे थे। गर्मी में अक्सर ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं होती है, और सादा पानी कितना ही पी ले इंसान। हालात को देखकर हकीम हफीज़ अब्दुल मजीद को एक आइडिया सूझा। क्या था ये आइडिया? दरअसल इन तमाम बीमारियों से लोगों के शरीर में पानी की कमी हो रही थी। ये समस्या आम हो चुकी थी। हकीम हफीज़ ने सोचा कि क्यों न कोई ऐसी बूटी बनाई जाए जिससे पानी के साथ शरीर में ज़रूरी न्यूट्रिशन की मात्रा को भी पूरा किया जा सके। कुछ ऑल इन वन टाइप का मामला। उन्होंने एक बड़े कढ़ाई में कई फूल, जड़ी बूटियाँ, तमाम फूल, मसाले ये सब डाले और मिलाकर एक सिरप तैयार किया। इसमें संतरा, तरबूज, अनानास, सेब जैसे फल भी मिलाए गए। इसके अलावा केवड़ा, धनिया, खसखस यानी पोस्ता दाना और गुलाब कमल के फूलों का अर्क भी मिलाया गया। तैयार होने के बाद ये एकदम गाढ़े लाल रंग जैसा था। अब जो भी हकीम मजीद के पास अपनी शिकायत लेकर आता, वो उन्हें यही सिरप पकड़ा देते। तब ग्राहक इसे कांच की बोतल या फिर बर्तनों में ले जाया करते थे। खबर फैल गई कि हकीम जी कोई रामबाण बूटी बांट रहे हैं। खरीदने वालों का तांता लग गया। थी तो ये दवाई है, लेकिन लोगों में इसे लेकर गजब की खुमारी देखने को मिलने लगी। खरीद और बिक्री का सिलसिला बढ़ता गया और एक साल के अंदर ये इतना फेमस हो गया कि एक फॉर्मल नाम तक देने की ज़रूरत महसूस होने लगी। हकीम मजीद ने इसे नाम दिया रूह अफ़ज़ा, माने रूह को ताजगी देने वाला। अब जब ये हर दिल अजीज़ ड्रिंक बन ही चुकी थी, तो हकीम मजीद ने इसे बाजार में उतारने की भी सोची। पुरानी दिल्ली के हौसकासी इलाके में एक प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास गए और एक लेबल डिज़ाइन कराया। इस पर रूह अफ़ज़ा को 3 भाषाओं में लिखा गया था, हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू। आज भी इस पैकेजिंग में कोई बदलाव नहीं आया है। अब तक इस काम में उनका पूरा परिवार शामिल हो चुका था। उनकी पत्नी राबिया बेगम, बड़े बेटे अब्दुल हमीद और छोटे बेटे मोहम्मद सईद सभी शामिल हो चुके थे। इस तरह शुरुआत हुई रूह अफ़ज़ा की, जो आज आगे चलकर कई लोगों के फ्रिज तक, कई लोगों के गिलास तक और कई घरों घरों में पहुंचा। हकीम मजीद की निगरानी में मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू हुआ। बाजार में पकड़ बन चुकी थी, पर साल 1922 में बदलाव आया, जब हकीम मजीद का इंतकाल हो गया। अब कमान उनके बेटों के हाथ में आ गई। छोटे बेटे मोहम्मद सईद मुस्लिम लीग से प्रेरित थे, जो अलग मुस्लिम देश पाकिस्तान की वकालत कर रही थी। बंटवारे के बाद वे 1948 में पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। उनके साथ रूह अफ़ज़ा का नुस्खा तो था ही, जिसकी बदौलत कराची में उन्होंने इसे बनाने का काम शुरू किया। इधर भारत में मूल कंपनी का काम बड़े बेटे अब्दुल हमीद संभाल रहे थे। पाकिस्तान में दोबारा इस ब्रांड को इस्टेब्लिश करना थोड़ा चैलेंजिंग। यहाँ केवड़े की सीमित पैदावार ही थी। इसमें सिरप में कुछ बदलाव किए गए, जैसे कि केवड़े की जगह गुलेबहार और तुरंज यानी सिकरून फल के फूल का इस्तेमाल किया गया। धीरे धीरे इसने अपनी पहचान बना ली। हकीम सईद को विज्ञापन की काफ़ी पहचान थी, ताकत का अंदाज़ा था। जानते थे कि अगर किसी चीज़ को आदत डलवा दो लोगों में, तो लोग उसे ज़िंदगी भर साथ लेकर चलते हैं। ऐसा कई दूसरे ब्रांड के साथ भी है। रूह अफ़ज़ा की एड लाइन्स भी वो खुद ही लिखते थे। उन्होंने रूह अफ़ज़ा को मशरूबे मशरिक़ बताया, माने पूरब का शरबत। हकीम सईद को लिखने का भी शौक था। उन्होंने तकरीबन 200 किताबें लिखी। इधर मोहम्मद सईद की देख रेख में ही रूह अफ़ज़ा ने पाकिस्तान में भी अपनी रंगत बखेरनी शुरू कर दी। आगे चलकर सईद राजनीति में सक्रिय हुए। जुलाई 1993 में उन्हें सिंध प्रांत का गवर्नर नियुक्त किया गया। इस पद पर वे जनवरी 1994 तक रहे। उन्होंने यूनानी तिब्बतों को बढ़ावा दिया। ये अरबी का शब्द है जिसका अर्थ मतलब होता है यूनानी इलाज। साल 1998 में एक कार्यक्रम में जाने के दौरान
अज्ञात हमलावरों ने मोहम्मद सईद की गोली मारकर हत्या कर दी। रुआवजा ने बंटवारे, लाइसेंस राज और फीसी ड्रिंक की दौर को देखा, फिर भी इन सबके बीच भी इसका क्रेज बरकरार रहा और आज तक बरकरार है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट में रुआवजा से जुड़ा एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा पढ़ने को मिलता है। दरअसल जब 1975 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया था तो पेशावर में कई शरणार्थी शिविरों में रह रहे थे। राहत सामग्री के तौर पर उनके लिए रुआवजा की बोतलें भेजी जाती थी। खपत को देखते हुए इस बात से हैरानी हुई कि शिविर में हर दिन कितनी बोतलों का इस्तेमाल हो रहा है। जांच कराई गई। जांच कराने पर पता चला कि अफगानों का रुआवजा पीने का एक अपना ही पसंदीदा तरीका था। वे बोतल का ढक्कन खोलते और सिरप को बिना पानी में मिलाए ऐसे ही पी जाते थे। सिरप इसकी प्राचीन ख्यात थी, इसकी पुरानी ख्यात थी, वो सिरप के तौर पर ही थी जो हमने अभी आपको बताया। रिपोर्ट में एक और किस्से का जिक्र है जिसमें बताया गया है 1979 के दौर में बॉर्डर के आसपास के एरिया में पंजाब के कई जगहों पर कार इंजन जब ओवरहीट हो जाता था, जी हाँ, कार इंजन जब ओवरहीट हो जाता था तो लोग उसे कूल करने के लिए उसमें रुआवजा डाल देते थे। रुआवजा प्लांट में तो कई वर्कर्स इसे रोटी में भी डालकर फाँक जाते थे। अब कार इंजन वाली बात जो हमने बताई उससे एक्सपर्ट अपने रिस्क पर ही ट्राई करें। खैर, आगे बढ़ते हैं। कराची, लाहौर की सड़कें हों या पुरानी दिल्ली की गलियां, हर जगह आपको रुआवजा शरबत के तौर पर शरबत मोहब्बत, लस्सी या फिर फालूदा कुल्फी पर सजी हुई दिख जाएगी। दशकों से भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध खराब हुए, लेकिन इस ड्रिंक का अतीत दोनों देश साझा करते हैं। जैसे आज भी दोनों ही देशों में इफ्तार और ईद के जैसे मौक़ों पर रुआवजा के गिलास परोसे जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी रुआवजा की एक मीठी सी कहानी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।